Good morning, students. In our last class, we have studied about the sound of human beings, how it is produced and how we will be able to hear it. And today we will study about the amplitude, time period, frequency and what is the noise pollution. So let's we start. Amplitude, time period and frequency of a vibration. We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. हम ये स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी अगर वस्तु इधर उधर मूव करती है उसे हम उसका वाइब्रेशन बोलते हैं. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillations per second is called the frequency of oscillation. Number of oscillation यानी कोई ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितना मूव कर रहा है उसे हम उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्लेन करते हैं. इट्स सिंबल इज एच जेड. एच कैपिटल होगा और जेड स्मॉल लिखा जाएगा, इसे हम बोलेंगे हर्ट्ज. ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. एक फ्रीक्वेंसी एक हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में मूव किए गए राउंड के ऊपर डिपेंड करेगी. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम इन 1 सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 टाइम ऑसिलेट होता है 1 सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज हो जाएगी. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. तो यहाँ एक सेकेंड में ये 20 टाइम ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी ऑब्जेक्ट की? 20 हर्ट्ज. यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम. हाउ इज इट पॉसिबल? दीज साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम. हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट? आप कई साउंड ऐसी होती है जिन्हें आप बिना दिखे भी पहचान सकते हैं. आपकी फैमिली मेंबर्स की साउंड, एनी ऑब्जेक्ट की साउंड, तो आप उन्हें पहचान सकते हैं. लेकिन कुछ साउंड ऐसी डिफरेंट होती हैं जिन्हें हम इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड. किसी भी साउंड की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. We can differentiate sound on the basis of their amplitudes and frequencies. और हम साउंड को उनकी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. आपको एक ट्रम्बलर लेना है, एक टेबल स्पून लेनी है और उससे आपको इस गिलास को टच कराना है. इट मीन्स आपको साउंड प्रोड्यूस करनी है, धीरे धीरे हिट करना है. तो आप ये साउंड आप सुनेंगे. अनादर आपको क्या करना है कि इसी स्पून से आपको ग्लास को थोड़ा सा जोर से हिट करना है और उस साउंड को आपको रिकॉग्नाइज करना है. देन आपको क्या करना है कि एक उसी स्पून में आपको थर्माकोल बॉल अटैच कर लेनी है और फिर आपको साउंडिंग प्रोड्यूस करनी है. तो आप देखेंगे कि जब आप स्पून के द्वारा तेजी से ग्लास को हिट करते हैं तो आवाज तेज प्रोड्यूस होती है और आप अगर धीरे धीरे उसे टच करते हैं तो साउंड धीरे प्रोड्यूस होता है. इसी तरह आप जो थर्माकोल से उसे हिट करेंगे तो आपको कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. इट मीन्स स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड द लिक्विड हार्डर. कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन 2 केसेस. इन विच केस द एम्पलीट्यूड लार्जर? किस केस में लार्जर होगा? जिस केस में हमने जोर से हिट किया था ग्लास को उसका एम्पलीट्यूड हाई होगा. Loudness of a sound is proportional of the square of the amplitude of the vibration producing the sound. जो साउंड की लाउडनेस है वो इस प्रोपोर्शनल होती है किसके? एम्पलीट्यूड के, कि वह कितना साउंड प्रोड्यूस कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड्स बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस होता है द लाउडनेस इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 4. तो हमारा जो लाउडनेस है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. The loudness is expressed in the unit called decibel. Loudness को हम डेसिबल के द्वारा शो करते हैं. The following table gives some idea to the loudness of sound coming from various sources. नॉर्मल जो ब्रीथिंग की रेट होती है वो 10 डेसिबल, सॉफ्ट विस्पर 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल,
बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल और एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल। यानी ये साउंडनेस बता रही है कि कितना नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है। अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। 80 डेसिबल से ऊपर अगर आपके पास नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, वो नॉइस की कैपेसिटी में आ जाता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जब एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन लार्ज होता है तो साउंडिंग प्रोड्यूस भी लार्ज होती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है साउंड प्रोड्यूस भी फीबल, तो जो साउंड होगी वो भी धीरे प्रोड्यूस होगी। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट। एक वयस्क व्यक्ति के साथ एक बेबी की साउंड को मैच कीजिए। आप देखेंगे कि जो स्मॉल बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आवाज धीरे होती है, जबकि एक बड़ा व्यक्ति बोलता है उसकी आवाज कठोर होती है और वो थोड़ी सी अलग भारी महसूस होती है। इज देयर एनी डिफरेंस? क्या उसमें कोई डिफरेंस है? इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, क्या दोनों साउंड इक्वल लाउड है? दे डिफर इन सेम वे, वो कुछ वे में डिफरेंट है। ये कौन कौन सी होती है? द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो श्रिलनेस और पिच उसके तारत्व के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तारत्व से निकल रही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल। अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाई है उस कंडीशन में जो साउंड निकलेगी वो श्रिल निकलेगी, मतलब मधुर निकलेगी। एंड हैज हायर पिच, क्योंकि उसका पिच कैसा है? हाई है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है वी से साउंड हैज लोअर पिच, तो उसका साउंड कैसा होगा? लोअर होगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रम वाइब्रेट्स विद ए लो फ्रीक्वेंसी। जो ड्रम है वो लो फ्रीक्वेंसी से बजता है, देयरफॉर इट प्रोड्यूस ए लो पिच साउंड, इसीलिए ये धीमी तारत्व का संगीत प्रोड्यूस करता है। ऑन द अदर हैंड ए विसल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी, और जो विसल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है एंड देयरफॉर प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ हाई पिच, इसीलिए ये हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करती है। ए बर्ड मेक ए हाई पिच साउंड, जो बर्ड्स है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेनेवर ए लॉइन मेक्स ए लो पिच रॉर, और जो लॉइन है उसका जो साउंड है वो लो पिच्ड होता है। हाउएवर द रोर ऑफ लॉइन इज वेरी लाउड, इसीलिए जो उसका रॉर है, दहाड़ है, वो बहुत हाई होती है। तो आप ये देखेंगे कि जिनकी पिच लो है उनकी साउंड क्या होती है? हाई होती है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी पिच हाई है उनकी साउंड लो होती है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? Usually the voice of woman has a higher frequency than that of a man. अब आप बता सकते हैं कि उनकी जो आवाज डिफरेंट होती है बच्चों की, उनका पीछे रीजन क्या है? इसी तरह मेल एंड फीमेल की साउंड में भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस शो होता है। जो वुमेन है उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हाई होने से उनकी आवाज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है कंपैरिजन टू जेंट्स। अब हम बात करते हैं ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड जिसे हम ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं, एंड इनऑडिबल जिसे हम सुन नहीं सकते। वी नो दैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर ए प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ए ह्यूमन ईयर। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जो 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कम है, यानी जो 20 हर्ट्ज से कम है इन ए सेकेंड, उस साउंड को हम हियर नहीं कर सकते। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल, ऐसी साउंड को हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, और ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 वाइब्रेटिंग पर सेकेंड होती है,
दे आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर, और वो साउंड्स भी ह्यूमन ईयर्स के द्वारा ऑडिबल नहीं है. दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली अबाउट 20 to 20,000 हर्ट्ज. यानी ऐसी साउंड जो ह्यूमन ईयर्स अपने ईयर्स के द्वारा सुन सकता है वो क्या है, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 20,000 हर्ट्ज. Some animal can hear sound of frequencies higher than 20,000 hertz. Dog have this ability. कुछ एनिमल्स 20,000 hertz से ज़्यादा हाईली साउंड भी सुन सकते हैं. उनमें डॉग इस कैपेसिटी में आता है, यानी डॉग की हियरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है. द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कांट. और जो पुलिस है वो हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स यूज करती है जिसे केवल डॉग सुन सकते हैं, ह्यूमन बीइंग उसे नहीं सुन सकते. द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रेसिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज. और अल्ट्रासाउंड इम्प्लीमेंट जो जनरली मेडिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करने में काम आता है उसकी साउंड भी 20,000 हर्ट्ज से हाई होती है. अब ये थी फ्रीक्वेंसी की बात भाई. 20,000 100,000 इनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इनमें कौन सी साउंड तो हम सुनते हैं और कौन सा म्यूजिक होता है, कौन सा नॉइस होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस. इज द साउंड ऑलवेज प्लेसिंग. क्या साउंड हमेशा मधुर होता है, हमें जीवन को सुखद बनाता है. डज ए साउंड समटाइम्स कैन यू डिस्कम्फर्ट यू. क्या कभी ऐसा साउंड है जिसने आपके आराम में खलल पैदा किया हो, यानी आपको परेशान किया हो. सम साउंड आर प्लीजेंट टू ईयर वायर सम आर नोट. कुछ साउंड कानों के लिए बड़ी मधुर होती है जबकि कुछ कानों को अच्छी नहीं लगती. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग इन योर नेबरहुड. आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग. कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो मशीनरी की साउंड होती है क्या वो प्लीजिंग होती है. डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स और बसेस और ट्रक्स. क्या आपको बस और ट्रक के जो हॉर्न साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनमें आपको मजा आता है. सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस. ऐसी ही कुछ अनप्लीजेंट साउंड जिन्हें हमारे ईयर को सुनना पसंद नहीं है, वो हमें सुनने में आनंद नहीं मिलता, उन्हें हम नॉइस कहते हैं. इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट स्पीक टूगेदर. एक क्लासरूम में अगर सारे बच्चे एक साथ बोलें, व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड. तो जो साउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे. ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड म्यूजिकल साउंड. और ऐसी साउंड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है उन्हें हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं. इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर. ऐसी साउंड हमारे कानों को बड़ी ही अच्छी लगती है. Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of sitar also gives sound of a musical sound. But if a musical sound become too loud, would it remain melodious? लेकिन अगर यही म्यूजिकल साउंड बहुत हाई हो जाए तो क्या हमें ये प्लीजेंट फील होगी. अब हम बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन. यू ऑलरेडी नो अबाउट द एयर पॉल्यूशन. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. Noise pollution क्या है. ऐसी unwanted sound जिन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते उन्हें हम noise pollution बोलते हैं. Can you list some sources of noise pollution? Major causes of noise pollution are sounds of vehicles, explosions including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. What source in the home may lead to noise? Television and transistor radio at high volume, some kitchen appliances, desert coolers, air conditioners all contribute to noise pollution. हमारे घरों में डेली अप्लायंसेस जो यूज होते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर है या फिर हमारा टेलीविजन का लाउड नॉइस है, ये सब नॉइस पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं. What are the harms of noise pollution? Noise pollution से क्या हार्म हो सकता है. Do you know that presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems, lack of sleep, hypertension, high blood pressure,
anxiety, and many more health disorders may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. नॉइज पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। अगर हम लंबे समय तक नॉइज पॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारी हियरिंग कैपेसिटी डाउन हो सकती है और हम परमानेंटली हमारी हियरिंग कैपेसिटी लॉस हो सकती है। साथ में हमें स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती है। मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज। नॉइज को कंट्रोल करने के लिए हमें नॉइज प्रोड्यूसिंग सोर्सेस को कंट्रोल करना होगा। हाउ कैन दिस बी अचीव? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances। तो हमें अपने जो डेली अप्लायंसेस हैं उनके अंदर साइलेंसिंग अप्लायंसेस यूज करने होंगे जो अपना वर्क तो करे लेकिन नॉइज क्रिएट ना करे। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन द रेजिडेंशियल एरिया? रेजिडेंशियल एरिया में हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया से हमें दूर कोई भी ऑपरेशंस यानी कि जो मशीनरी उनका यूज करना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंट, thus reducing the harmful effect of noise pollution। तो नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए हमें अप्लायंसेस का यूज, ऐसे अप्लायंसेस का यूज करना चाहिए जो साइलेंस प्रोसेस से भी वर्क करे। साथ में जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, उन्हें रेजिडेंशियल एरिया से दूर शिफ्ट करना चाहिए और टीवी वगैरह हमें स्लो साउंड पे सुनना चाहिए। अब हम बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। टोटल हियरिंग impairment which is rare is usually from birth itself. Partial disability is generally the result of disease, injury or age। जनरली जो डिसेबिलिटी होती है हियरिंग कैपेसिटी वो किसी के साथ बर्थ से हो सकती है, कईयों में किसी डिजीज या इंजरी के द्वारा आ सकती है। चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। ऐसे बच्चे जिनकी हियरिंग कैपेसिटी कम है उन्हें स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट टू हियरिंग। ए चाइल्ड विद ए हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो। टेक्नोलॉजिकल डिवाइस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम टू लिव नॉर्मल लाइफ। ऐसे व्यक्ति जिनकी हियरिंग कैपेसिटी लॉस हो गई है या ऐसे बच्चे जो बर्थ से हियरिंग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो साइन लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे डिवाइसेस भी आ रहे हैं जिनके यूज से व्यक्ति आराम से किसी भी बात को सुन सकता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर साउंड।